आज एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो उसके लिए समय और उसके लिए जो उसका पैसा है काफ़ी क्रिटिकल है। मैनी टाइम्स बीइंग ए बिजनेसमैन आपको जो पेमेंट मिलती है वो चेक्स के थ्रू मिलती है और कई बार आपको काफ़ी फॉलोअप करना पड़ता है उन चेक्स को लेने के लिए। लेकिन उस सिचुएशन को एनालाइज करें कि जब आपको एक तो पहले क्लाइंट से पैसा काफ़ी देर बाद मिला इन फॉर्म ऑफ चेक, और जब चेक जो हैं आपने बैंक में सबमिट करे तो बैंक ने टाइमली उनको क्लियरेंस के लिए नहीं भेजा, जिसके कारण जो चेक की वैलिडिटी थी वो एक्सपायर हो गई और आपको एक रिटर्न मेमो आता है जिसमें लिखा जाता है कि वैलिडिटी एक्सपायर्ड। इस केस में आपकी गलती मानी जाएगी या बैंक की गलती मानी जाएगी, वो सब तो छोड़िए, सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आपको पता चलता है कि जो चेक इशू करने वाली कंपनी थी वो इंसॉल्वेंसी में चली गई है, वो लिक्विडेशन में जा चुकी है। तो इस सिनेरियो में आपकी पूरी पेमेंट तो फंसी गई कंप्लीटली। और तो इस सिचुएशन में चांसेस ये हैं कि आपको ना सिर्फ चेक दोबारा मिलेंगे, बल्कि अगर आप सेक्शन 138 का चेक बाउंस का केस, चेक डिसऑनर का केस उस कंपनी और या फिर उस डायरेक्टर्स के अगेंस्ट फाइल करना चाहते तो वो भी आपका फेल हो जाता है। अगर आप भी इस सिचुएशन में या सिमिलर सिचुएशन में फंसे हैं, ऐसा ही सिचुएशन कविता चौधरी को फेस करना पड़ा जब उन्होंने अपने 2 चेक कैनरा बैंक में सबमिट करे और कैनरा बैंक के डिले के कारण ये जो चेक्स थे की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, जिसके कारण कविता चौधरी को के जो चेक्स थे वो एनकैश नहीं हो पाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लगभग अप्रैल 15 2026 को एक वेरी रीसेंट जजमेंट है जिसमें इंश्योर किया कि जब कंप्लेनेंट ने टाइमली चेक सबमिट किया है और बैंक की जिम्मेदारी आएगी या नहीं आएगी अगर वो चेक्स जो हैं एक्सपायर्ड हो जाते हैं और बैंक जो है टाइमली इसको एनकैशमेंट के लिए दूसरे बैंक को सबमिट नहीं करता। और अगर बैंक की जिम्मेदारी है तो कंप्लेनेंट लाइक कविता चौधरी को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम इस जजमेंट के ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे और जो ऑनरेबल एनसीडीआरसी की जजमेंट है उसको गो थ्रू करेंगे और कैसे ये जजमेंट को चैलेंज करने के लिए केनरा बैंक ने अपील फाइल करी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइनल फाइंडिंग्स एज वेल एज द फाइनल वर्डिक्ट को समझेंगे और उस वर्डिक्ट से हमें क्या लर्निंग्स मिल रही हैं उसके ऊपर वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट्स, बैंक की साइड से भी एज वेल एज फ्रॉम द कंप्लेनेंट की साइड से भी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चेक बाउंस के रिलेशन में जो लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको समझना है तो हमने उनकी डिटेल्ड वीडियो बनाई है अपने चैनल पे। आपको इन वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, और आप हमें उन क्वेश्चंस को या क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या फिर info@nyaytantra.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में इस जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर हम टाइमलाइंस को समझने की कोशिश करें, जो ब्रॉडर टाइमलाइंस ये थी, जो चेक था हमारा वो कंप्लेनेंट ने कविता चौधरी ने डिपॉजिट किया कैनरा बैंक को 29 ऑफ मई 2018 में। उसके बाद 30th को और एंड 31st को जो बैंक्स की स्ट्राइक थी। फिर बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 जून 2018 को एक ऑटोमेटेड रिटर्न एंट्री है इवनिंग आवर्स में। ओके, दैट मीन्स बैंक ने ये जो चेक थे वो कविता चौधरी को रिटर्न कर दिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो हमें समझनी है इस मैटर के लिए वो है 2 जून 2018। 2 जून 2018 हम आगे फैक्ट्स में भी बताएंगे। दिस वाज द डेट जिस दिन चेक्स जो थे वो एक्सपायर हो गए थे और वो 2 जून 2018 सैटरडे थी। Saturday was the last day. Saturday was also a working day for the bank and 3rd को संडे था और 4th को जो है
थर्ड को संडे आ गया, फोर्थ को द बैंक रीपंचेस द चेक्स फॉर कलेक्शन ऑन द कंप्लेनेंट्स परपोर्टेड इंस्ट्रक्शन। जून 5 पहली डेट को और जून 11 को दूसरा चेक जो है बैंक की साइड से वापस रिटर्न कर दिया गया कंप्लेनेंट को विद द मैसेज कि भाई अब ये चेक जो है इनवैलिड है बिकॉज ये एक्सपायर हो चुके हैं। जो कंप्लेनेंट थी उसने एनसीडीआरसी में कंप्लेंट फाइल करा। ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने कंप्लेनेंट के फेवर में जजमेंट दिया, वेयर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी हेल्ड दैट द बैंक इज इंडीड डेफिशिएंट इन द सर्विसेज एंड ऑल्सो कंपनसेशन इम्पोज करा गया एट द रेट ऑफ 10% के ऊपर ऑफ द चेक अमाउंट, राइट। एंड इस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए जो बैंक है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सो नाउ लेट्स सी बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस क्या हैं। ये हमने एक टाइमलाइन समझ ली। जो क्रिटिकल डेट आपको समझनी है वो है 2 जून 2018, जिस दिन चेक्स जो थे वो एक्सपायर हो गए, उनकी वैलिडिटी जो थी एक्सपायर हो। एंड जब कविता चौधरी ने कंप्लेनेंट ने ऑनरेबल एनसीडीआरसी के पास जो कंप्लेंट फाइल करी, दो चेक्स थे। एक चेक की अमाउंट थी लगभग 11.36 लाख रुपीस, सेकंड चेक की अमाउंट थी लगभग 94.73 लाख रुपीस। जो चेक की डेट थी 3 मार्च 2018, दोनों चेक्स। एंड चूंकि दोनों ही चेक्स डिले होने के कारण वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गई थी, तो कंप्लेनेंट ने इन दोनों चेक्स की अमाउंट को प्लस करके कंपनसेशन के साथ मांगा पैसा बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी अगेंस्ट द बैंक। इफ यू सी द टोटल अमाउंट, अगर हम प्रेयर्स की बात करें जो कि बिफोर एनसीडीआरसी के पास थी, वो थी टू पास नेसेसरी ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑपोजिट पार्टी टू पे अप्रोक्सीमेटली 1 CR to the complainant along with the interest at the rate of 18% per annum, and second was to direct the opposite party to pay 25 lakh rupees as a compensation slash damages. Now if we try to understand events क्या क्या हुए थे इस मैटर में, अगर हम देखें कि appellant credited the two check amounts in the aforesaid saving banks account of the respondent on 1st of June 2018. सो बेसिकली जब 29 मई 2018 को कंप्लेनेंट जो थे उन्होंने, कविता चौधरी ने जो चेक्स डिपॉजिट करे, तो बैंक ने अपने प्रोसेस के हिसाब से 30th एंड 31st को अक्रॉस इंडिया स्ट्राइक थी। उसके बाद 1 जून को पहले तो क्रेडिट कर दिया पैसा बैंक ने, एंड उसके बाद फिर वो पैसा वापस करा विद द मैसेज दैट ऑनलाइन चेक रिटर्न। कंप्लेनेंट को 2 SMS भी आए। पहला मैसेज जो था वो चेक्स रिटर्न का था, एंड दूसरा मैसेज जो आया वो आया कनेक्टिविटी फेलियर का। उसके बाद 5 जून 2018 को भी सेम साइकिल रिपीट किया गया, जिसके अंदर पहले जो चेक्स की अमाउंट थी सेविंग अकाउंट्स में आई, एंड देन वो डेबिट कर ली गई विद द इंस्ट्रक्शन की ऑनलाइन चेक रिटर्न। बट यहाँ पर एक न्यू इवेंट आ गया जिसमें साथ में ये भी आ गया हमारे पास ऑन 5 जून रिटर्न मेमो आया हमारे पास कंप्लेनेंट के पास, जिसमें ये लिखा हुआ आया एंडोर्समेंट, जिसमें रिटर्न मेमो में ये एंडोर्समेंट थी इंस्ट्रूमेंट आउटडेटेड स्टेल। सो बेसिकली जो फर्स्ट चेक जो था अप्रोक्सीमेटली 96 लैक्स का जो चेक था वो 5 जून 2018 को रिटर्न मेमो के साथ कंप्लेनेंट को वापस भेज दिया गया, जिसमें ये लिखा हुआ था इंस्ट्रूमेंट आउटडेटेड, इंस्ट्रूमेंट स्टेल, ओके, बिकॉज चेक की वैलिडिटी सिर्फ 2 जून 2018 तक की थी। फिर भी टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हुआ। बैंक ने जो सेकंड चेक था लगभग 11.36 लाख का, उसको भी दोबारा से क्लियरेंस के लिए भेजा, लेकिन फिर से 11 जून 2018 को भी सेकंड चेक जो है विद द रिटर्न मेमो के साथ कंप्लेनेंट को वापस भेज दिया गया, और जो रिटर्न मेमो पे
कमेंट्स यही था, इंस्ट्रूमेंट आउटडेटेड स्टेल। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो तो बैंक ने दोनों ही चेक्स के क्लियरेंस के कलेक्शन चार्जेस सेविंग अकाउंट में से निकाले, अराउंड 177 रुपीज़। सो अब तक की स्टोरी ये थी, जिसमें 29 मई के चेक को डिपॉजिट किया गया, 30th को 31st को बैंक की स्ट्राइक थी, कोई काम नहीं हुआ। 1st ऑफ जून को एक रिटर्न मेमो आता है, सम कनेक्टिविटी फेलियर। 2nd ऑफ जून को वर्किंग डे था, कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं दिखाई दी बैंक की साइड से। 3rd ऑफ जून संडे था। 4th ऑफ जून को कोई एक्टिविटी नहीं। 5th ऑफ जून को हमारे पास एक्टिविटी है कि बैंक की साइड से ये मैसेज आ जाता है दैट ये चेक जो है आउटडेटेड है, स्टेल चेक है, ये क्लियर नहीं होंगे। एंड सिमिलरली जो 11 जून को जो सेकंड चेक के ऊपर भी सेम स्टेटस आ जाता है। अब अगर हम ऑनरेबल एनसीडीआरसी के सामने जो सबमिशंस करेंगे कंप्लेनेंट के, उनको समझने की कोशिश करें, वो क्लियर थी कि भाई उन्होंने तो जो चेक्स थे वो टाइमली सबमिट करे, विद इन टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द चेक्स वो सबमिट कर दिए गए। लेकिन जो एपिलेंट है दैट इज द कैनरा बैंक had failed to present the checks for clearing or collection to the drawee bank within the validity period, causing the checks to expire। इसके कारण से इन चेक्स की एक्सपायरी के कारण जो है कंप्लेनेंट को लगभग 1 CR का लॉस हो रखा है। अब कहने को क्वेश्चन ये आएगा कि आपके चेक्स ही तो स्टेल हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट दी अगेन द कंपनी जिसने चेक इशू करे थे, री इशू करवा लो उन चेक्स को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जिस कंपनी ने चेक्स इशू करे थे वो कंपनी अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा चुकी थी। तो इट मीन्स कि वहाँ से ये चेक्स जो हैं अब दोबारा मिलने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो दैट वाज देयर कोर एप्रीहेंशन, बिकॉज जो कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा चुकी हैं, उससे दोबारा चेक इशू मिलना फेयर चांस नहीं लग रहे हैं उनको। और मोर ओवर अगर ये चेक्स लेट से कल को डिसऑनर्ड भी हो जाते, राइट, तो देन आज के समय में कंप्लेनेंट के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सके। इस कारण से द कंप्लेनेंट आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी and because of this reason the complainant argued before the honorable NCDRC that she is interested in recovery of the complete check amounts as well as the compensation up to 25 lakh rupees। लेकिन अगर हम कैनरा बैंक की बात करें, एपिलेंट की बात करें, उनका सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी वाज दिस दैट दे सेड दैट 29th ऑफ मई को जो चेक्स डिपॉजिट करे गए थे वो चेक्स दे गोट रिफ्लेक्टेड इन पेइंग बैंक ऑन द नेक्स्ट डेट, दैट इज ऑन द 30th ऑफ मई 2018। लेकिन 30th ऑफ मई को 31st ऑफ मई को दोनों ही दिन बैंक स्ट्राइक्स थी, इस कारण से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस कारण से जो पेई बैंक है रिटर्न द चेक्स विच वर शोन टू द प्रेजेंटिंग बैंक ऑन 1st ऑफ जून इन द इवनिंग। यहाँ तक तो कैनरा बैंक का सबमिशंस एक्यूरेट है, लेकिन 2nd ऑफ जून के बारे में जिस दिन एक कंप्लीटली वर्किंग डे था, जो कैनरा बैंक इज एब्सोल्युटली साइलेंट। उसके बाद कैनरा बैंक बोलता है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट द 2 चेक्स वर अगेन पंच्ड ऑन 4th ऑफ जून 2018 and uploaded to clearing on 5th of June 2018. Since 3rd of June is a holiday, the tenability of the checks had expired on 2nd of June. So Canara Bank was fully aware कि 1st जून को अगर हमारे पास रिटर्न होके आ भी गए हैं तो 2nd जून को ये चेक्स वापस से पेई के बैंक को जाने चाहिए थे, बिकॉज 2nd जून वाज ए कंप्लीट वर्किंग डे। लेकिन एब्सोल्यूट साइलेंस वाज टेकन अप by the Canara Bank for the 2nd of June 2018 activity। और इसी को NCDRC ने हाईलाइट किया अपने ऑर्डर में। एंड फाइनली जो डिसाइड किया ऑनरेबल NCDRC ने, द कमीशन फाउंड द बैंक्स डेफिशिएंसी इन सर्विस
और after finding out deficiency, the commission awarded a 10% of the check amount plus 8% per annum interest from the filing date and the litigation cost. And इस order को challenge किया फिर appellant ने, जो कि कैनरा बैंक थे. And when the matter reached before the Honorable Supreme Court, the key questions before the Honorable Supreme Court was firstly whether there is a correctness or otherwise there is some error in the finding of the commission that there was deficiency in service on the part of the appellant. Secondly, अगर deficiency है तो whether जो compensation award करी गई है वो reasonable है या excessive compensation है. And based on these two questions, the Honorable Supreme Court went into details of the facts and the circumstances of the case, relied upon various precedents also, and finally delivered its judgment. So let's understand how the Honorable Supreme Court arrived at the final decision. So before the Honorable Supreme Court, जो submissions थी appellant बैंक की, that is the Canara Bank, उसकी जो submissions थी primarily three limbs of arguments थे. First was that checks जो थे, we know that 30th of May को बैंक में deposit हो गया था, right? और 2nd of June जो थी वो expiry date थी checks की. एंड उसके बाद जो 3rd of जून था वो संडे था एंड 4th of जून को बैंक ने री अटेम्प्ट किया था. सो द बैंक वाज रिलाइंग अपॉन दिस सेक्शन 75 ऑफ द एनआई एक्ट, जो फोकस करता है जो डिले इन प्रेजेंटिंग द चेक जो है वो due to the circumstances which are beyond the control of the bank, then that delay can be condoned. So bank was relying upon this section 75 as well as the section 105 of the NI Act. That was the primarily limb of the argument of the appellant bank. Secondly, appellant bank ने ये बोला कि भाई जब 3rd of June जो थी संडे थी, ठीक है, it is beyond once the check got expired on 2nd of June, next day संडे था and immediately on the very next day appellant बैंक ने जो चेक थे पेई बैंक को भेज दिए थे, प्रेजेंट कर दिए थे, लेकिन पेई बैंक ने उन्हें रिटर्न कर दिए because the checks got expired on 2nd of June 2018. Thirdly, जो एप्रीहेंशन कंप्लेनेंट का था कि भाई बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इन सर्विस बाय द बैंक, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द बैंक टू गेट क्लियरेंस ऑफ दिस चेक्स, उसके कारण से जो कंप्लेनेंट है नाउ कैन नॉट इवन फाइल ए सेक्शन 138 कंप्लेंट केस अगेंस्ट द ड्रॉवर ऑफ द चेक्स. तो बैंक ने उस एप्रीहेंशन को कैसे बोला कि since the drawer company is already now under liquidation, the complainant suffered no actual loss beyond insolvency proceedings, right? So that was the three limb of arguments submitted by the appellant bank, whereas the complainant actually reiterated the same set of arguments which were submitted before the honorable NCDRC also, that जो checks थे वो within the validity period ही submit करे गए थे. With the electronic clearance systems, bank only needed to resubmit the check data digitally after the strike. So bank को दोबारा से physical form में check submit नहीं करने थे, only on the computer system they need to resubmit the checks. And finally, because of the bank's negligence, the complainant is now deprived of the remedies under section 138 of the NI Act, जिसके कारण the bank should be held guilty of the deficiency in services. So after going through the submissions of the appellant as well as the complainant, that is the respondent, the Honorable Supreme Court arrived at a conclusion, various conclusions, and before that let's see how the Honorable Supreme Court, what are the various facts findings are there. Firstly, we have the dates, जो कि 29th of May we have, then 30th of May, then 31st, 01st and 02nd. So अगर इन
5 डेट्स को हम एनालिसिस करें तो चेक डिपॉजिट हुआ इस दिन। अब जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने आरटीआई वगैरह भी फाइल करी थी। उस आरटीआई का जब रिस्पॉन्स आया तो उस आरटीआई के रिस्पॉन्स में तो ये निकल के आया, if we see on the basis of the directions issued by the Central Information Commission, appellant furnished to the respondent the check return memos which showed that checks were returned on 30th of May 2018 for the reason bank on strike। आरटीआई से रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई में ये आता है कि जो बैंक ने रिटर्न मेमो इशू करा था ऑन 31st ऑफ मई इटसेल्फ, whereas जो थ्रू आउट बैंक का स्टैंड ये था दैट चेक्स वर रिटर्न ऑन द इवनिंग ऑफ 1st ऑफ जून 2018। सो अब हमारे पास रिटर्न डेट की दो डेट्स आ गई। रिटर्न डेट 1 जो कि हमें आरटीआई के थ्रू मिली, एंड रिटर्न डेट 2 जो कि बैंक का सबमिशन था बिफोर द एनसीडीआरसी एज वेल एज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, अगर हम दोनों ही डेट्स को भी कंसिडर करें तो 30th में एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि बैंक स्ट्राइक था, 31st ऑफ मई एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि बैंक स्ट्राइक था, लेकिन 1st ऑफ जून को एंड 2nd ऑफ जून को अगर हम रिटर्न डेट 1 कंसिडर करें तो बैंक ने कोई एक्टिविटी नहीं करी 1st ऑफ जून एंड 2nd ऑफ जून को। और अगर हम बैंक का जो रिटर्न सबमिशंस में रिटर्न जो रिप्लाई था बिफोर द एनसीडीआरसी एंड बिफोर द कोर्ट, अगर उसको हम कंसिडर करें तो बैंक ने 2nd जून को कोई एक्शन नहीं लिया। इफेक्टिवली द दोनों ही केस में बैंक के पास एटलीस्ट एक दिन तो था जिस दिन बैंक को रिसबमिशन करना था इस चेक को, सो दैट चेक की वैलिडिटी के बीच में ही जो पेई बैंक को ये क्लियरेंस के लिए इंस्ट्रक्शंस चली जाती, वो नहीं हुआ। एंड दैट्स हाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट upheld the finding of the bank liability for delaying the clearing of checks. If we see, it may be mentioned that the validity of checks was only till the working hours of 2nd of June 2018. So जो बैंक का आर्गुमेंट था that 3rd जून को तो छुट्टी थी, हमने अगले दिन 4th जून को सबमिशन कर दिया, लेकिन आपने 2nd जून को क्या किया? Absolutely silent. If we see, the appellant failed to provide any satisfactory explanation as to why the checks could not be represented before the bank of the drawer again on 2nd of June, which was a working day. And this becomes a very, very critical observation, and that's how the whole focus जो है, whole relief जो था वो shift हुआ complainant के favor में। And that is why the Honorable Supreme Court in its operative portion of the judgment held that we are in agreement with the view taken by the commission that there was negligence on the part of the bank in presentation of the 2 checks of the respondent within the validity period of the checks, leading to the deficiency in service on part of the appellant qua the respondent. Because in the para 58, the Honorable Supreme Court clearly held that why the 2 checks of the respondent were not represented by the appellant before the drawer bank on 1st of June and 2nd of June, knowing fully well that the validity of these checks was only till 2nd of June. Because of this, जो बैंक की मैंडेट आ रहा था कि भाई हमें सेक्शन 75A एंड 105 ऑफ द एनआई एक्ट उसको इन्वोक किया था बैंक ने, सो दैट डिले जो हुआ है एज पर द बैंक इट वाज ए डिले ओनली फॉर 2 days, क्योंकि एक दिन तो ऑलरेडी छुट्टी आ गई, संडे आ गया उसके अंदर, बट जो नेक्स्ट डिले है नेक्स्ट 1 day नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर दे हैव सेंड द चेक्स फॉर क्लियरेंस। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जब चेक 2 तारीख को एक्सपायर हो गए और आपके पास 1st ऑफ जून भी था, आपके पास 2nd ऑफ जून भी था, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, एंड दैट्स व्हाई वी
agree that you are negligent in presenting these checks within the validity period. And secondly, ये जो कमीशन की फाइंडिंग थी, दैट फाइंडिंग वाज प्राइमरीली ए फाइंडिंग ऑफ फैक्ट बेस्ड ऑन द प्लीडिंग्स एंड एविडेंस। अब इस फाइंडिंग में ना तो जो एपिलेंट बैंक है कोई पेटेंट एरर ना कोई पर्वर्सिटी इंडिकेट कर पाए, एंड दैट इज व्हाई Honorable Supreme Court held that they don't see any ground to interfere with such a finding of fact. Next ऑपरेटिव पोर्शन जो जजमेंट का था वो कंपनसेशन का था। उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि that the compensation fixed by the commission appears to be on higher side by applying the standard of reasonable compensation। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपनसेशन थी वो 10% से रिड्यूस करके 6% ऑफ द चेक, टोटल चेक अमाउंट जो थी वो अमाउंट का कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देने का ऑर्डर किया। एंड आई होप विद दिस जजमेंट you must have been able to understand that yes, अगर बैंक की साइड से डिले हुआ है, चेक्स इनवैलिडेट हो गए हैं, तो then being a consumer, being a complainant, you have an opportunity to seek appropriate compensation from the respective bank. And in case if you have also suffered such a loss, or if you are also on the verge of suffering such a loss and have specific questions or queries for such scenarios, you can send us your questions or queries either in the form of comments, or you can send us email also, info@nyayatantra.com. We will try to respond to your queries in a reasonable time. And don't forget to share this video with your other friends and other stakeholders. This will add value in their decision making process through this judgment. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.